हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को समझेंगे। तो ये जो अध्यादेश वाला टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो। प्रत्येक साल ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। तो आज हम लोग ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे, अध्यादेश को पढ़ेंगे। तो अध्यादेश की जितनी भी सारी डायमेंशन होंगी उन सारी डायमेंशन को हम लोग आज कवर करेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सारे आयामों को कवर करते हुए चलेंगे, प्री को भी देखेंगे और मेंस को भी देखेंगे, जिससे आपका प्री और मेंस एक साथ कंप्लीट होता जाए। तो आज हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अध्यादेश आज का हम लोग का टॉपिक है। पहले हम लोग देखेंगे कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश क्या है, इसे कब जारी किया जाता है, इसे कब जारी किया जाता है। दूसरा, ये तीसरा क्या हो गया कि कब जारी नहीं करते हैं, कब जारी नहीं करते हैं। चौथा क्या होगा कि अध्यादेश का दुरुपयोग भी होता है, कि अध्यादेश का दुरुपयोग कैसे होता है उसे भी हम लोग देखेंगे। वुमेन्स के दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग अध्यादेश को समझेंगे, इसका दुरुपयोग कैसे होता है। तथा न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है, न्यायपालिका का दृष्टिकोण। प्लस बाद में हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अध्यादेश जारी करना सही है या गलत। तो हम लोग सारी मेंस की डायमेंशन को भी कवर करेंगे, जिससे आपके प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होते चले साथ साथ। तो बाद में हम लोग निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे। तो इतना पोर्शन आपके लिए, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, और इतना पोर्शन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्री और प्री प्लस मेंस की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, जिससे आपका अलग से आपको मेंस की तैयारी ना करनी पड़े। तो प्री की एक बार आप लोग मेंस की तैयारी कर लेंगे तो आपकी प्री की भी तैयारी साथ साथ होते चलेगी। तो ये आज हम लोग इतना पोर्शन आज कंप्लीट करेंगे। ये हम लोग का आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। अध्यादेश क्या है, इसे कब जारी करते हैं, इसे कब जारी नहीं करते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि अध्यादेश का दुरुपयोग कैसे होता है और अध्यादेश को जारी करना सही है या गलत। हम लोग कल निष्कर्ष को भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश क्या है, इसे कब जारी किया जाता है और इसे कब जारी नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश क्या है। तो अध्यादेश क्या होता है कि अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि होती है। कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। सामान्यतया क्या होता है कि जो विधि होती है उसका निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब कार्यपालिका के द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जाता है तो उस विधि को अध्यादेश कहते हैं। सामान्यतया क्या होता है, जैसे ये सरकार के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, ये सरकार के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कि ये विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है। तो होता क्या है, जब विधि का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जब विधि का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है तो उस विधि को अध्यादेश कहते हैं। जब विधि का निर्माण विधायिका के द्वारा न करके कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है तो उस विधि को अध्यादेश कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश क्या है। कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। तो आपको इंग्लिश के भी शब्दों को याद रखना है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जब ये हो गया,
अध्यादेश क्या है? कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश क्या होता है? कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि को अध्यादेश कहते हैं। आर्टिकल 123 के अनुसार इसे राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ये पहला पॉइंट हो गया। आर्टिकल 123 के अनुसार इसे राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। 123(1)(2)(3) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जबकि 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके एग्जाम के लिए। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा क्या हो गया कि संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर, संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है। संघ सूची में जितने विषय हैं व समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है। संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको इनको नोट डाउन करते हुए चलना। अपने नोट्स भी बनाइए, शॉर्ट नोट्स, सो दैट आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो संघ सूची व समवर्ती सूची क्या होता है उसे देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये संविधान की, हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या होता है कि केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 7वीं सूची किससे संबंधित है? तो 7वीं सूची केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है? 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने विषय शामिल है उसके संबंध में कानून केंद्र सरकार बना सकती है, तथा राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून राज्य सरकारें बना सकती है, तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। तो राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल के समय व राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। कौन से समय? आपातकाल व राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग और पॉइंट लिख लेते हैं। तो 7वीं सूची आपको याद रखनी है कि इसमें राज्य व केंद्र के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। आपातकाल के समय व राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं,
लेकिन आपातकाल के समय व राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति संघ सूची व संवर्ती सूची में शामिल विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति आपातकाल व राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो आर्टिकल बहुत ही इजी है याद करना, 1, 2, 3। पांचवा पॉइंट क्या हो गया? इसे भारत शासन अधिनियम 1935 कानून से लिया गया है। तो जो अध्यादेश के प्रावधान को भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश के प्रावधान को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये हो गया अध्यादेश। क्या हो गया? अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा निर्मित विधि है। इसे 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति संघ सूची व संमति सूची में शामिल विषयों पर अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपातकाल व राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट हो गया अध्यादेश से संबंधित। अध्यादेश क्या होता है, इसे कौन जारी करता है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अध्यादेश कब जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब दोनों सदनों में कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। यदि एक भी सदन सत्र में नहीं होगा तो विधि का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि जब दोनों सदनों में कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। तो ये हो गए दोनों सदन। जब दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जैसे डायग्राम से समझिए, ये हो गए दो सदन। अगर इनमें से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। यदि एक भी सदन सत्र में नहीं होगा तो विधि का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए। दोनों सदनों में कोई भी एक सदन सत्र में नहीं होगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो, जब दोनों सदन सत्र में ना हो। अभी तो यहां एक सदन सत्र में नहीं था। जब दोनों सदन सत्र में ना हो, ये भी सत्र में ना हो, ये भी सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब एक सदन भी सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। जब एक सदन सत्र में ना हो और जब दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तीसरा क्या हो गया कि जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो
प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, तत्काल आवश्यकता हो, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब दोनों सदनों में, जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब दोनों सदन सत्र में ना हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां आपको याद रखनी होगी। ये आपके आईएएस में क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब दोनों सदन सत्र, जब एक सदन सत्र में ना हो और यहाँ पे जब दोनों सदन सत्र में ना हो तो डायग्राम आपको याद रखना है। डायग्राम से आपको कभी भूलेंगे नहीं कि डायग्राम एक बार आपके दिमाग में छप जाएगा तो फिर आपको जब एग्जाम के समय आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकते हैं। तो अध्यादेश कब जारी नहीं होगा? तो पहली बात तो हम लोग को याद रखनी है कि अध्यादेश एक सामान्य विधि के समान होता है। अध्यादेश संविधान संशोधन विधि नहीं होता है। तो अध्यादेश के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा बजट नहीं पारित करा सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं। तो आपको याद रखना है अध्यादेश एक सामान्य विधि के समान होता है, अध्यादेश संविधान संशोधन विधि नहीं होता है। तो अध्यादेश के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं, बजट को पारित नहीं करा सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं अध्यादेश के द्वारा। तो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकते हैं? अध्यादेश के द्वारा बजट नहीं पारित करा सकते हैं, बजट नहीं पारित करा सकते हैं, करा सकते हैं, संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चौथा, अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं, अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में अध्यादेश को जारी नहीं कर सकते हैं। तो अध्यादेश एक साधारण विधि के समान होता है, अध्यादेश संविधान संशोधन विधि नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकते हैं। कब जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईएएस में बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अध्यादेश के द्वारा क्या कर सकते हैं, अध्यादेश के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं। तो अध्यादेश के द्वारा बजट नहीं पारित करा सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, अनुदान की मांग को पारित नहीं करा सकते हैं। ये सब चीज़ें अध्यादेश के द्वारा नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अध्यादेश एक साधारण विधि के समान होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अध्यादेश की समय अवधि क्या होती है। तो अध्यादेश की जो समय अवधि होती है वो अध्यादेश जारी होने के बाद 6 सप्ताह की होती है। यदि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह के भीतर यदि दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो आपसे ये समय पूछा जाएगा कि 6 सप्ताह कितने समय के भीतर अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए। तो 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो इसे देख लेते हैं टाइमलाइन। अब देखते हैं अध्यादेश की समय अवधि।
अध्यादेश की समय अवधि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समय अवधि, तो अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक बना रहता है। 6 सप्ताह तक इसकी अधिकतम अवधि होती है। तो ये आपको याद रखना है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह तक। यदि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ये हो गया दोनों सदन, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यदि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदन अनुमोदित नहीं करते हैं, ये हो गया पहला सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, पहला दूसरा। यदि दोनों सदन 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अनुमोदित नहीं करते हैं तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और 6 सप्ताह की तिथि कब से हम लोग गणना करेंगे, दूसरे सदन की पहली बैठक, दूसरे सदन की पहली बैठक से, दूसरे सदन की पहली बैठक से 6 सप्ताह की गणना की जाएगी। 6 सप्ताह, दूसरे सदन की पहली बैठक, ये हो गया दूसरा सदन, पहले सदन से नहीं काउंट होगा। जब दूसरा 6 सप्ताह कब से हम लोग काउंट करेंगे, जब दूसरे सदन की पहली बैठक से हम लोग 6 सप्ताह की गणना करेंगे। पहली बैठक से 6 सप्ताह की गणना करेंगे। जब दूसरा सदन होगा, ये जब अपनी पहली बैठक करेगा, तब इस स्थिति से हम लोग 6 सप्ताह की गणना करेंगे। पहले सदन से नहीं काउंट करेंगे, जब दूसरा सदन बैठक करेगा तब से हम लोग 6 सप्ताह की जो गणना करेंगे। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो गई, 6 सप्ताह। ये आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह। ये तो हो गई कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह की होती है। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 सप्ताह की होती है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह। लेकिन व्यवहारिक रूप से कितनी होती है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अब व्यवहारिक रूप से 6 माह प्लस 6 सप्ताह क्यों होती है, क्योंकि जो 2 सत्रों के बीच जो गैप होता है वो कितना होता है, 6 माह का अधिकतम हो सकता है। तो ये 6 माह हो गया प्लस 6 सप्ताह की तिथि यहां से काउंट हो गई। तो व्यवहारिक रूप से अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्योंकि 6 माह क्यों हो गया, क्योंकि जो 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है। और 6 सप्ताह हो गया जब दूसरे सदन की पहली बैठक से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये हो गया अध्यादेश की संवैधानिक रूप से अधिकतम अवधि 6 माह की होती है, ये 6 सप्ताह की होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह की होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे आईएएस में बहुत बार पूछा गया है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह। आपको आंसर पे क्या टिक करना, यदि आपसे पूछा जाए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है तो आपको टिक करना है 6 सप्ताह। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहारिक रूप से अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह व्यवहारिक रूप से अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। तो गाइस ये हो गया आज का हम लोग का प्री के लिए, जितना हम लोग ने आज का टॉपिक था उसे कंप्लीट किया है। मेंस के लिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।